दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है थुनाग के नरभक्षी तेंदुए की। इस घटनाक्रम के 7 एपिसोड हो चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि थुनाग के जंगलों में 3 दिन और 3 रातों की लगातार कोशिशों के बावजूद भी वो नरभक्षी तेंदुआ किसी के सामने नहीं आया था। याद है आपको? कभी मक्के के खेतों से आती भारी छलांग की आवाज ने दिल दहला दिया था, कभी अंधेरे में हिलती झाड़ियों ने उम्मीद जगा दी थी, और कभी सर्च लाइट की तेज रोशनी में उड़ती एक मामूली सी वो फ्लाइंग स्क्विरल, वो भी पल भर के लिए ऐसा एहसास दे रही थी जैसे शायद तब तेंदुए से सामना हो ही जाए। लेकिन हर बार फिर वही हुआ। तेंदुआ एक कदम आगे निकल गया और इंसान पीछे छूट गया। यानी कि तेंदुआ ज़्यादा चालाक निकल गया। इन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा था मानो वो तेंदुआ सिर्फ जंगलों की पगडंडियों में नहीं बल्कि सबके दिमाग के बीच अंदर भी चक्कर लगा रहा हो। जैसे उसे पता हो कि कौन कहाँ बैठा है, कौन किस रास्ते से गुजरेगा और किस पल उसे दिखना है और किस पल अंधेरे में घुल जाना है। और इसी अनकहे डर, इसी अनकही चालाकी के साथ एपिसोड 7 एक ऐसे सवाल पर टिककर खत्म हुआ था कि इंसान का धैर्य पहले टूटेगा या उस नरभक्षी की होशियारी। ध्यान होगा आपको। और दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है एपिसोड 8 की, जहां इंतजार अब और भी भारी हो चुका है, जहां हर नई खबर सच है या सिर्फ अफवाह, ये तय करना भी आसान नहीं रह गया है। और जहां सवाल सिर्फ तेंदुए के सामने आने का नहीं बल्कि इस बात का भी है कि जंगल आज कुछ बताएगा या फिर अपनी खामोशी को और ज़्यादा गहरा कर देगा। क्योंकि थुनाग के इस खौफनाक घटनाक्रम का 8वां एपिसोड वहीं से शुरू होता है, जहां डर अब सामने खड़ा नहीं है बल्कि चारों तरफ हवा में घुल चुका है। हर आवाज में, हर सन्नाटे में और हर उस कदम में जो अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ब्यूटीफुल प्लेसेस और संजय पीटर जी का। आप लोग थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से चैनल को जो बेशकीमती फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, वो ना सिर्फ इस बार बल्कि हमेशा ही करते आए हैं आप लोग। तो उससे मुझे जो मदद मिलती है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। तो चलिए चलते हैं थुनाग और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिर क्या हुआ। कि फिर क्या हुआ। दोस्तों, बाहर से जो आवाज़ आएगी उस पर ध्यान मत देना यार, सिर्फ कहानी सुनना, ठीक है? तो अगली सुबह थासधर इलाके का चक्कर लगाने में ही निकल गई। वो सभी जगहें देखी गई जहाँ पिछली रात मक्के के खेतों में किसी भारी जानवर के कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी। लेकिन दिन की रोशनी में भी वहाँ ऐसा कोई साफ निशान नहीं मिला जो ये पुख्ता कह सके कि वो नरभक्षी ही था। जो रात में, जो पिछली रात जो कूदा था, वो नरभक्षी ही था, इसका कोई प्रमाण नहीं था। और इसके बाद दिन का ज़्यादातर हिस्सा गांव वालों से बातचीत करने, उनसे छोटी छोटी जानकारियां बटोरने, लगाए गए पिंजरों की निगरानी करने और पहाड़ों की खतरनाक ढलानों पर जो इन्होंने कैमरा ट्रैप लगाए थे उनको चेक करने में ही भी दिया। भाई, ये सारे काम कागज में भले ही 2-4 पंक्तियों में समझ आए, लेकिन हकीकत ये थी कि डरे हुए और स्वभाव से ही सशंकित ग्रामीणों से एक एक बात निकलवाना, पहाड़ की दीवारों से चिपके हुए कैमरा ट्रैप्स तक पहुंचना और वहां से उनकी तस्वीरें इकट्ठा करना, ये सब ना तो आसान था और ना ही कोई बड़ा कंफर्टेबल काम, कोई आरामदेह काम, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि हर कदम पर धैर्य, समय और मेहनत की असली परीक्षा थी। उस पूरे दिन तेंदुए की किसी भी तरह की हलचल का कोई संकेत नहीं मिला। थुनाग में एक अजीब सी खामोशी जो है वो पसरी हुई थी। ना कोई खबर, ना कोई अफवाह और ना ही उस नरभक्षी के दिखने की कोई सूचना। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच टीम में एक
नया नाम और जुड़ गया। आशीष दास गुप्ता जी के दल का एक और सदस्य नरेश उर्फ नीतू जी, वो भी उसी दिन थुनाक पहुंच चुके थे। नीतू जी एक बड़े एक्सपीरियंस अनुभवी शार्प शूटर थे, जिनकी निशानेबाजी की पहचान पहले भी कई जगह अपनाई जा चुकी थी, खासकर बिलासपुर में, जहां उन्होंने नरभक्षी तेंदुए के साथ एक नज़दीकी मुठभेड़ में उसे मारा था, उस मुठभेड़ को संभाला था। और शायद यही वजह थी कि उन्हें बुनाली धार जैसी संवेदनशील इलाके की जिम्मेदारी सौंपने के लिए सबसे सही विकल्प माना जा रहा था कि वो सबसे बेस्ट है, उसको बुलाओ। और उनको बुला लिया गया, वो आ भी गए। दोस्तों, बाहर से देखने पर वो भले ही बहुत शांत और बहुत बेखबर से लगते थे, लेकिन भीतर ही भीतर हर कोई जानता था कि वो शांति किसी भारी तूफान से पहले की खामोशी थी। उस दिन की पूरी दोपहर तो बुनाली धार के इलाके की टोह लेने में बीत गई। इन लोगों का मकसद बिल्कुल साफ था, नीतू जी के लिए कोई ऐसी जगह तलाश करना जहां से वो रात में घात लगाकर निगरानी कर सके और मौका मिलने पर तेंदुए को शूट कर सके। और उसी तलाश में एक लकड़ी का पुराना सा घर इन्हें मिला, जो आमतौर पर घास और वो खेती का सामान वामान जो होता है ना, वो सब रखने के काम आता था। वो इनको दिखाई पड़ा। वो आबादी से थोड़ा हटकर था और रात के समय तो वो बिल्कुल खाली पड़ा रहता था, वहाँ कोई नहीं होता था। उस झोपड़ी की सबसे खास बात ये थी कि वो मुख्य सड़क और उस कच्चे रास्ते दोनों पर नजर रखती थी। वही रास्ता जो उस गांव की तरफ जाता था जहाँ से कुछ दिन पहले नरभक्षी ने एक महिला को अपना शिकार बनाया था, वहाँ से विजिबल था। लेकिन इसी के साथ वहाँ एक खतरा भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि उस झोपड़ी का बरामदा तीनों तरफ से खुला हुआ था। इधर से भी, सामने से भी, पीछे से भी, हर तरफ से खुला हुआ था। और ऐसे खुले स्थान पर बैठकर किसी नरभक्षी की राह देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम वाला काम था। जोखिम क्या, सुसाइडल कार्यक्रम था पूरा पूरा भाई। लेकिन नीतू जी के चेहरे पर किसी तरह की हिचक या डर नहीं दिख रहा था। उनकी आंखों में वही रोमांच, वही चुनौती स्वीकार करने वाला आत्मविश्वास झलक रहा था। और उन्होंने साफ कह दिया, चाहे खतरा कितना ही क्यों ना हो, उतनी बढ़िया जगह छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब उनके लिए वो सबसे कंफर्टेबल जगह थी, वो लकड़ी का बना हुआ वो झोपड़ा जो तीन ओर से खुला हुआ था। क्या ये सबसे बढ़िया है? हालांकि निशानेबाज कितना ही अनुभवी क्यों ना हो, लेकिन जब मामला किसी नरभक्षी से जुड़ा हो तो टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी हल्के में नहीं ली जा सकती। और इसी सोच के तहत किया गया कि वो बरामदे के एक हिस्से को जो है कांटेदार झाड़ियों और लकड़ी के तख्तों से अच्छी तरह से ढक दिया गया, उसको पैक कर दिया गया कि वहां से कोई अंदर ना आ सके। अगर पीछे से कोई भी हलचल हो रही है तो वो ना हो पाए, बल्कि वो हलचल सामने साइड आके हो, इस तरह से जुगाड़ बना दिया गया। उसी बीच डॉक्टर सूद ने खुद आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी ले ली कि वो नीतू जी के साथ ही रहेंगे, एक बैकअप के तौर पर, एक साथी के तौर पर, ताकि वो अकेले ना रहें, उनके साथ में कोई है, ज़रूरत पड़ने पर अगर उनके ऊपर अकेलेपन का बोझ ना पड़े। बाकी जगहों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया, जो जहाँ था वो वहीं पे अलॉटेड था, क्योंकि अब टीम की निगरानी लगभग हर उस बिंदु पर थी जहाँ जहाँ नरभक्षी के आने जाने की संभावना मानी जा रही थी कि वहाँ आ सकता है, वहाँ आ सकता है, वहाँ आ सकता है। तो हर जगह टीम तैयार थी। और बार बार जगह बदलना एक और खतरा पैदा कर सकता था दोस्तों, क्योंकि जंगल के जानवर, खासकर तेंदुए, इंसानों से ना यार कहीं ज़्यादा सतर्क होते हैं, कहीं ज़्यादा। उन्हें अपने आसपास होने वाले जरा से बदलाव की भनक तुरंत लग जाती है, उन्हें पता चल जाता है। इस वजह से टीम चाहती थी कि तेंदुए को ये सब कुछ सामान्य लगे, उसे एहसास ही ना हो कि उसके इलाके में कोई नई चाल चली जा रही है, और वो उसी माहौल में खुद को सहज महसूस करता रहे, नॉर्मल बिल्कुल, जिसे इंसानों ने जानबूझकर उसके लिए तैयार किया। उसको लगे कि नहीं, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है। दोस्तों, बुनाली धार की उस दोपहर में भले ही कोई हलचल ना दिखी हो, लेकिन हर फैसला आने वाले रात की नींव रख रहा था। माहौल खतरनाक बनते जा रहा था। शाम होते होते, जैसे हर दिन होता था, सबने अपनी अपनी जगहें संभाल ली।
उधर नीतू जी और डॉक्टर सूद बनाली धार की तरफ डटे हुए थे और ठासधर में उस घर के लोग जहाँ घात लगाई जानी थी, सुमित साहब और उनको बैठना था उनके साथी को, वो पूरे अपनेपन के साथ इनका इंतज़ार कर रहे थे। अदरक की गरम गरम चाय जम के हाथ में आई तो ठंड और थकान दोनों ही कुछ पल के लिए पीछे हट गई। होता ना, गरम गरम अदरक की चाय पे तो ठंड और वो सब हो जाती है। बरामदे पर टांगे हुए जूट के बोरे तब भी वहीं थे, लेकिन उन्हें और ठीक से जमाने की ज़रूरत थी, क्योंकि सामने वाला दुश्मन कोई मामूली जानवर नहीं था। वो तो आंखों से शिकार करने वाला तेंदुआ था, जिसकी नज़र से जरा सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। दोस्तों, जरा सी भी चूक आपसे भी उधर आप गए। मतलब कितना शातिर वो तेंदुआ था। दोस्तों, कुदरत ने हर जीव को किसी ना किसी खूबी के साथ बनाया है ना। कहा जाता है कि जब एक इंद्रिय बहुत तेज होती है तो दूसरी कुछ कमज़ोर हो जाती है। किताबों और अनुभव से भी यही पता चलता है कि तेंदुए की सूंघने की शक्ति अच्छी नहीं होती है, यानी कि वो गंध के भरोसे अपने शिकार को ढूंढने में उतना माहिर नहीं होता है। कई बार आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि स्मेलिंग पावर कमज़ोर होती है। इस वजह से एक अजीब सा फर्क भी दिखता है। जहां ललित जी और हितेन जी गाय की सड़ी लाश की बदबू को दूर से भी सहन नहीं कर पा रहे थे, वहीं वो तेंदुआ उस मांस को मजे से खा रहा था। उसे कोई स्मेल नहीं लग रही थी और कई कई दिनों तक उस जगह लौटकर आता रहा और खाता रहा। मुमकिन था कि उसके सूंघने की शक्ति थोड़ी कमजोर थी, यानी कि ये प्रूव होता था, और यही बात उसके लिए फायदेमंद बन रही थी, क्योंकि वो पुराने शिकार पर बार बार लौट आ रहा था और बिना किसी हिचक के उसे खा भी रहा था। स्मेलिंग पावर कमजोर थी। लेकिन दोस्तों, अगर तेंदुआ या बाघ की नाक स्मेलिंग पावर थोड़ा कमजोर है, तो उसकी आंखें कुदरत ने बेमिसाल बनाई हैं। अंधेरे में जरा सी हलचल, पत्ते की सरसराहट या किसी शरीर का हल्का सा हिलना, वो सब उसकी नज़रों से नहीं बसता। यही वजह थी कि उस रात जूट के बोरों को और कसकर टांगा जा रहा था। हर कोना सोच समझ कर ढका जा रहा था, क्योंकि क्योंकि अगर तेंदुए की आंखों ने एक बार भी किसी इंसान की हरकत को पकड़ लिया तो फिर वो उस रात इन लोगों पर भारी पड़ सकती थी, सुनीत साहब और जो इनके साथी थे इन पर। दोस्तों, तेंदुए की तेज नज़र से जुड़ी एक ऐसी घटना भी सामने आती है जो ना सिर्फ उसके शिकार करने के तरीकों समझने में मदद करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जिंदगी की कई उलझनों को सुलझाने के लिए जरूरी नहीं है आदमी कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ ही हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। कई बार थोड़ा सा ध्यान, साधारण समझ और आसपास की चीज़ों को गौर से देखने की आदत ही बहुत बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा हटा देती है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ। जिम कॉर्बेट साहब की आपने स्टोरी सुनी होगी, रुद्रप्रयाग का नरभक्षी तेंदुआ जो 8 साल तक एक्टिव रहा, 125 से ज़्यादा लोगों को जिसने मार के खाया था। उससे एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें एक महिला रात हो जाने की वजह से अपने घर तक नहीं पहुंच पाती और अंधेरे में नरभक्षी के डर से रास्ते में बने एक यात्रियों की धर्मशाला में शरण ले लेती है। महिला इतनी डरी हुई थी कि धर्मशाला के मालिक ने उसे सबसे सेफ जगह देने की कोशिश करी और उसे सबसे लास्ट में, सबसे किनारे में एक सेफ जगह में सुला दिया, जहां चारों तरफ 100 के करीब तीर्थ यात्री और सोए हुए थे। यानी कि 100 लोगों के करीब सोए हुए हैं, वो तो सबसे लास्ट में है, ताकि किसी भी तरफ से अगर खतरा आए तो पहले किसी और तक पहुंचे, उस महिला तक ना पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों, उस रात जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। भाई, वो नरभक्षी तेंदुआ चुपचाप आया, एक एक करके सोते हुए यात्रियों के ऊपर से चलता हुआ गया और किसी को एक खरोच तक नहीं लगने दी उसने। और फिर सबसे किनारे पर जो महिला सो रही थी, उसकी गर्दन को तुरंत अपने मजबूत जबड़ों से दबोच लिया, उसको उठाया और उतने लोगों के बीच में से लेके फिर बाहर लेके गायब हो गया। ना आसपास सो रहे किसी व्यक्ति को जरा सी चोट आई, ना किसी की नींद खुली, ना किसी को पता चला, जैसे तेंदुए को ठीक ठीक पता था कि उसे किसे उठाना है। ये घटना सुनकर आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह सिर्फ
बदकिस्मती थी या फिर उस महिला के भीतर बैठा हुआ कोई डर था, जो डर किसी तरह से उस नरभक्षी तक पहुंच गया था, जिसने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही वजह है कि इस घटना के बाद से बहुत लोग आकर्षण के नियम की बात करने लगे। यानी इंसान जैसा सोचता है, जैसा डरता है, वैसा ही कहीं ना कहीं उसकी ओर खींचा चला आता है। किताबों और अनुभवों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो बताते हैं कि विचारों की भी एक ताकत होती है। आप जो सोचते हैं, आपके आसपास का माहौल वैसा बनने लगता है। और शायद यही सोच इस बात को समझाने में मदद करती है कि दर्जनों लोगों को पार करके तेंदुआ उस महिला को भी क्यों पहुंचा, उसने उस महिला को ही क्यों चुना, उसी को क्यों मारा। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद एक सवाल ऐसा था जो उस घटना के बाद भी अनुत्तरित रह गया था, जिसका कोई आंसर नहीं मिल पा रहा था। वो सवाल ये था कि आखिर उस नरबक्षी ने घोर अंधेरे में उतने इतने सारे लोगों के बीच से बिना कोई गलती किए अपने शिकार की पहचान कैसे करी होगी कि वहां पे है मेरा शिकार। और यहीं से तेंदुए की उस खौफनाक खूबी की कहानी शुरू होती है, जिसमें उसकी आंखें, उसकी समझ और उसकी सूक्ष्म निगाहें इंसानी दिमाग को भी हैरान कर देती हैं। ये सारे सवाल तब तक यूं ही हवा में लटके हुए थे, जब तक एक दिन खाने की मेज पर बैठे बैठे बातचीत के दौरान एक बहुत ही सुलझे हुए और अनुभवी वन अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता साहब ने इस पर चर्चा शुरू कर दी, जो उस समय हिमाचल प्रदेश के नाहन में कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे और पहाड़ों में मानव तेंदुआ संघर्ष जैसी स्थितियों को बहुत करीबी से देख रहे थे और उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। पहाड़ों में तेंदुए का जिक्र आम बात है, और जब भी वन विभाग के लोग आपस में बैठते हैं तो बातचीत में तेंदुआ अपने आप शामिल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ गई है पहाड़ों में। हर जगह पे मैन ईटर घूम रहे हैं। उसी दौरान किसी ने उस पुरानी घटना का जिक्र किया जिसमें रुद्रप्रयाग के नरभक्षी तेंदुए ने यात्रियों से भरी वाली वो धर्मशाला में जो महिला सो रही थी उसको उठा लिया था। उस विषय को किसी ने उठा दिया। ये कहानी सुनाकर जो जितने लोग थे सबको विचारों की ताकत के बारे में जो है ना वो सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा था एक तरह से। तभी गुप्ता साहब ने अपने बिल्कुल सहज पहाड़ी अंदाज में हल्की मुस्कान के साथ एक बात कही कि यार वो महिला जो है ना ज़्यादा ही हिल डुल रही होगी, जिससे तेंदुए का ध्यान उस पर गया होगा और उसने उस महिला को उठा लिया होगा। बस यही एक वाक्य था जिसने पूरे रहस्य से पर्दा हटा दिया। असल बात ये रही होगी कि बाके जो जितने बाकी जो यात्री थे, जो लोग थे, वो थकान से चूर थे, खुले में सोने के आदी थे और उन्हें इस बात की उतनी चिंता भी नहीं थी कि आसपास कोई नरभक्षी घूम रहा है। इसलिए वो तो गहरी नींद में लगभग बिना हिले डुले पड़े रहे। लेकिन वो महिला को पता था, तो वो डर के मारे सो नहीं पा रही थी। कभी करवट बदल रही थी तो कभी उठकर बैठ जाती थी और कभी कभी बेचैनी में इधर उधर लुढ़क जाती थी। और तेंदुआ, जिसकी नज़र और इंद्रियां जरा सी हरकत भी पकड़ लेती हैं, स्थिर पड़े शरीरों के बीच में उसने एक चलती हुई देह को आसानी से पहचान लिया और वही महिला उसकी नज़र में आ गई। अब इसे बदकिस्मती कहें, डर की ताकत कहें, या फिर तेंदुए की असाधारण क्षमता, सच्चाई यही थी कि उस महिला की हलचल और तेंदुए की पैनी नज़र दोनों ने मिलकर उसे मौत की ओर धकेल दिया था। यही बात सुनीत साहब और रमेश जी के दिमाग में भी लगातार घूम रही थी। इसलिए उस रात उन्होंने खुद को हर तरफ से इस तरह से ढक लिया था कि शरीर का कोई भी अनावश्यक हरकत, जो इनके शरीर में कोई भी हरकत हो, जरा ऐसे हो, हिले डुले, तो तेंदुए की नज़र में ना आए। घर के सामने बधी सफ़ेद बकरी शुरू में तो काफ़ी बेचैन रही, बार बार मिमियाती रही, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसकी ताकत भी जवाब देने लगी और वो चुपचाप घास खाने में लग गई। वो बीच बीच में उठती, चारों तरफ देखती, फिर दोबारा बैठ जाती। और इधर उसकी हर बार की ये हरकत इन दोनों के दिलों में को जोर से जो है धड़का दे रहे थे। जितने बार उठती ये अलर्ट हो जा रहे थे।
उसके बाद के पूरी रात के अगले 5 घंटे बस इसी इंतज़ार में कटे कि शायद वो साया अंधेरे से बाहर निकलेगा और शायद इनकी किस्मत इनका साथ दे देगी। लेकिन कल्पनाएं हकीकत नहीं बन पाई और एक और रात बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, यानी कि असफलता हाथ लगी। बाकी टीमें भी खाली हाथ लौटी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस दिन तेंदुए का कोई भी निशान किसी भी जगह में नहीं मिला, ना पिंजरों के पास, ना कैमरा ट्रैप में और ना कहीं रास्तों पर। अगली सुबह जो थुनाग में इनका 5वां दिन था, माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर बैठा हो और नरभक्षी अचानक कहीं गायब हो गया हो। ना कोई सुराग, ना कोई हलचल, ना कोई जवाब। उसी बीच थुनाग के लोगों के मन में भी धीरे धीरे कई तरह के सवाल उठने लगे थे, जो स्वाभाविक होते हैं, एक आम पब्लिक के अंदर उठने लगते हैं। कई लोगों को लगने लगा था कहीं इस अभियान में कुछ कमी तो नहीं रह गई है। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थी कि शायद जो ये शूटरों की टीम है इस नरभक्षी को खत्म करने को लेकर के उतनी गंभीर नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये बस आ रहे हैं जा रहे हैं। अफवाहें फैलने लगी और शक का माहौल भी बनने लगा था। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि इलाके के जनप्रतिनिधि भी बेस कैंप में आने लगे थे। वहाँ के जो नेतागण थे, वहाँ की हालत को अपनी आंखों से देखने और समझने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है भाई। तुम एक नरभक्षी को नहीं मान पा रहे हो, इतने ये लोग लगे हो, तुम इतना बड़ा वन विभाग साथ में है। इसी सिलसिले में उस समय के विधायक श्री जयराम ठाकुर भी खुद थुनाग पहुंचे। उन्होंने भी पूरे ऑपरेशन की जानकारी बहुत बारीकी से ली। किस जगह कौन बैठ रहा है, क्या तरीका अपनाया जा रहा है, कौन सा हथियार, कौन सा उपकरण इस्तेमाल हो रहा है। हर छोटे बड़े पहलू को उन्होंने ध्यान से समझा। जब तक उन्हें भरोसा नहीं हो गया कि इस मामले को मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसको सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, तब तक उन्होंने वहां से लौटने का फैसला नहीं लिया। तब तक रुके रहूंगा मैं। लेकिन गांव घरों में चर्चा फिर भी चलती रही। कुछ लोगों का मानना था कि अगर ऑपरेशन सिर्फ शाम के कुछ घंटों तक ही सीमित रहेगा तो उससे कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा यार। लोगों को पूरा यकीन था कि तेंदुआ तब तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक कि पूरी रात उसके लिए फील्डिंग ना लगाई जाए, जब तक पूरी रात उसके ऊपर निगरानी ना रखी जाए। इस बात को लेकर शूटरों की टीम के का जो समय था और उनके काम करने का जो तरीका था उस पर खुलकर सवाल उठ रहे थे। उठा नहीं थे लोगों ने सवाल यार। ये होता है यार, हमने देखा है कैसा होता है ये माहौल, बेचारों की क्या हालत होती है। असल में तेंदुए के स्वभाव को देखते हुए ऑपरेशन के समय पर कोई संदेह की वजह नहीं थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये था कि आम लोगों का भरोसा बना रहे। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंसान और जंगली जानवर के टकराव में सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब लोग धैर्य खोने लगते हैं। फिर धीरे धीरे धैर्य खोता है, फिर गुस्सा उबलता है, फिर अनशन हरकतें होने लगती हैं। इस बात को सोचकर टीम ने यह तय किया कि अब हर सदस्य अपनी अपनी जगह पर पूरी रात बैठेगा, चाहे नतीजा मिले या ना मिले। लेकिन लोगों को तो ये महसूस होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से काम और कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसे हालत में किसी भी वनकर्मी के लिए सबसे बुरा सपना यही होता है कि जिन लोगों की जान बचाने के लिए वो जंगल की उस अनिश्चित और बेपरवाह ताकत से भिड़ा है, वही लोग उस पर से भरोसा खो बैठे। यानी कि आप तो मेहनत कर रहे हैं और लोग आप पे ही भरोसा ना करें, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी। दोस्तों, उस रात भी जगहें वही रही, लोग वही रहे, किसी भी मोर्चे में कोई बदलाव नहीं किया गया। उस लकड़ी के बरामदे में बैठने का सुनीत साहब और रमेश जी का तीसरा दिन। लेकिन मेजबानों की गर्मजोशी और अपनापन बिल्कुल पहले जैसा ही था। मानो डर और खतरे के बीच भी इंसानियत ने हार मानने से इनकार कर दिया हो। इनके भरोसेमंद गाइड मिस्त्री जी, उन्होंने भी तय कर लिया था कि वो भी रात के समय इन लोगों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि अंधेरे की वो लंबी घड़ियाँ
बिना झपकी लिए काटनी थी, मतलब पलके तक भारी नहीं होनी थी। और ऐसे में एक दूसरे के साथ होना एक बहुत मायने रखता था। घात लगाने की पूरी जो जगह थी वो पूरी तरह से सही थी, उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ी। बकरी को तय जगह पर बांध दिया गया और सब अपनी अपनी आप जगह पर आकर उन लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले ये इतने दिनों से करते चले आ रहे थे। शुरू में बकरी 2-3 घंटों तक तो बीच बीच में मिमियाती रही, फिर वो भी धीरे धीरे थक कर शांत हो गई और आराम से बैठ गई। आसपास कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं। बस कभी कभार पास के गांव से जो आसपास के गांव थे वहां से पटाखों की हल्की सी आवाज़ इन लोगों के कानों तक पहुंच जाती थी। कहीं कोई बाहर बाथरूम वाथरूम वॉशरूम वगैरह जाता होगा तो पटाखा छोड़ता होगा, तो वो आवाज़ इन तक आती थी। इन लोगों के करीब 5 घंटे यूं ही इंतज़ार में बीत गए, लेकिन तेंदुए की मौजूदगी का कोई भी संकेत नहीं मिला। इन लोगों के शरीर में थकान के संकेत साफ साफ दिखने लगे थे, आंखें भारी होने लगी थी और दिमाग भी जो है ना सुस्त पड़ने लगा था। होता ही जब आंखें पलकें भारी होती है तो दिमाग भी सुस्त होने लगता है। फिर इन्होंने तय किया कि थोड़ी देर भैया आराम कर लिया जाए ताकि दिमाग और शरीर फिर से तरोताज़ा हो सके। रमेश चौहान जी खुद आगे बढ़कर कहा उन्होंने कि नहीं भाई, वो बाहर बरामदे में ही रहेंगे ताकि बकरी पर नज़र रख सकें, और अगर तेंदुए के आने की जरा सी भी आहट मिली तो वो तुरंत अलर्ट हो सके। अंदर के कमरे में एक डबल बेड था जिस पर 2 लोग जाके लेट गए, यानी कि मिस्त्री जी और सुनीत साहब। बीच बीच में बकरी की हल्की सी आवाज़ अंदर तक सुनाई पड़ रही थी। बाहर की तरफ से होने वाली हर छोटी सी छोटी हलचल पर भी इन लोगों के कान अपने आप अलर्ट हो जा रहे थे, सब बिल्कुल चौकन्ने हो जा रहे थे। लेकिन उस समय सुनीत साहब को बकरी से ज़्यादा चिंता रमेश जी की हो रही थी, क्योंकि वो अकेले ही बरामदे में बैठे हुए थे। सुनीत साहब के मन में बार बार वही पुरानी कहानियां आकर घूम रही थी। होता ही है यार कि कैसे कई बार नरभक्षी जानबूझकर शिकारियों को ही निशाना बनाता है, उनकी एक एक चाल पर नज़र रखता है, उनके इंतज़ार में छिपा रहता है। इन लोगों की कमरे के अंदर ली गई वो 3 घंटे की झपकी वो पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनका मन बार बार बेचैन हो जा रहा था। ये कहाँ तो सोच रहे थे कि थोड़ा आराम होगा, रेस्ट मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। और इन लोगों की जो है बार बार उठ के बाहर जाके झांकने की इच्छा होती थी, बस इस बात को पक्का करने के लिए कि बरामदे में बैठा इन लोगों का जो साथी है, इनका जो शूटर है, वो सेफ है, वो सही सलामत है, उसके ऊपर तेंदुए ने अटैक नहीं किया है। उसी बीच रात के करीब 3 बज गए थे। अचानक एक बार फिर से ये सभी लोग पूरी तरह सतर्क हो गए। बकरी कभी इधर उधर टहल रही थी, कभी थोड़ी देर बैठ जाती थी और फिर उठकर आसपास देखने लगती थी, लेकिन जिस दरिंदे का इंतजार था उसकी कोई आहट, कोई संकेत या कोई हरकत कहीं नजर नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल हो गई। अब पूरब की तरफ से आसमान का रंग भी धीरे धीरे बदलने लगा था, जैसे अब रात भी थक चुकी थी और सुबह होने की तैयारी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, तेंदुआ तो मानो उस पूरी रात में ना आने का इरादा अपना पक्का कर चुका था। उसने डिसाइड कर लिया था कि नहीं जाना है आज की रात। धीरे धीरे सवेरा भी हो गया। फिर सुबह की पहली चाय उस घर वालों ने अपने उसी अपनत्व और सादगी के साथ इन लोगों को पिलाई, जिससे जो रात भर की थकान थी वो काफ़ी हद तक हल्की हो गई। फिर बिना किसी हड़बड़ी के साथ सारा सामान समेटा गया, बकरी को खोला गया और फिर ये तीनों लोग, मतलब सुनीत साहब, रमेश जी और मिस्त्री जी, वापस थुनाग बेस कैंप की तरफ लौट गए। वहाँ पहुँचकर इन लोगों को पता चला कि बाकी अन्य टीमों की जो कहानी है वो भी लगभग भैया सेम थी, वही थी। पूरी रात जागने के बाद भी कहीं से तेंदुए की कोई खबर, किसी तरह की कोई हलचल और ना कोई सुराग मिले थे। दोस्तों, इन लोगों की थुनाग में बिताई गई एक और रात यूं ही खाली हाथ निकल गई। कुछ नहीं हुआ। पूरे दल की, उतने लोग, किसी की भी। दोस्तों, अगला दिन भी ठीक उसी तरह बीत गया जैसे उससे पहले वाला दिन बीत रहे थे।
बिना किसी हलचल के, बिना किसी खबर के और बिना किसी ठोस नतीजे के। ये लगातार चौथा दिन था जब तेंदुए की मौजूदगी को लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। ना किसी के गाय के मारे जाने की खबर आ रही थी, ना किसी के कुत्ते को उठाए जाने की खबर आ रही थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि आसपास के उन गांवों से भी कोई सूचना नहीं मिल रही थी, जो सीधे तौर पर नरभक्षी के इलाके में नहीं आते थे, थोड़ा दूर दूर थे, लेकिन वहां से भी कोई खबर नहीं आ रही थी। 5 दिन हो गए थे। पिछले 5 दिनों की तमाम कोशिशों के बावजूद जब कोई सफलता नहीं मिली, तो आम लोगों के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारियों के मन में भी धीरे धीरे एक शक डाउट पनपने लगा। कहीं पूरी टीम की दिशा ही तो गलत नहीं है, ये कहीं गलत दिशा में तो नहीं चल रहे हैं, मतलब ये जो सब कर रहे हैं ये गलत तो नहीं है। उधर टीम के भीतर भी हालात अच्छे नहीं थे। इतने दिनों तक तेंदुए का कोई सुराग ना मिलना, 2 मौकों पर उससे बिल्कुल करीब से चूक जाना, सबके मनोबल पर असर डालने लगा था। थकान शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में उतरने लगी थी। और यही वजह थी कि टीम के भीतर एक अजीब सी बेचैनी और खींच वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिस तेंदुए को मतलब सबने लगभग 2 बार देखा था अपने सामने से, वो कैसे अचानक गायब हो गया था। और जितना वक्त बीतता जा रहा था उतना ही रहस्य और गहरा होता जा रहा था। असफलता की चुपचाप चुभने वाली भावना अब टीम के माहौल को भी बदलने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर दोषारोपण शुरू हो गया था, वो उसको दोष देता, वो उसको दोष देता। और बातचीत में वो कड़वाहट झलकने लगी थी जो अक्सर तब पैदा होती है जब इंसान पूरी कोशिश करने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है। यार, होती ना खींच आती, चिल्लाने लगता है, एक दूसरे में इरिटेट होता है आदमी। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात ये थी कि आशीष दास गुप्ता जी उस बदलते हुए माहौल को समय रहते ही समझ चुके थे। एक्सपीरियंस, उन्हें साफ दिख रहा था कि लड़कों पर दबाव बढ़ चुका है, उनका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर इसी हालत में सबको आगे झोंकते रहे तो नुकसान सिर्फ ऑपरेशन का नहीं बल्कि लोगों के भरोसे का भी होगा। यही सोचकर उन्होंने तय किया कि अब टीम को थोड़ी बहुत राहत देनी चाहिए, एक सांस देनी चाहिए, ताकि थकान और खींच के उस घेरे से बाहर निकलकर आगे की लड़ाई के लिए खुद को फिर से संभाला जा सके। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका था कि आखिर इतना आतंक मचाने के बाद वो तेंदुआ गया तो गया कहाँ? क्या वो इन लोगों की लगातार कोशिशों से सतर्क होकर कहीं पास ही छिप गया था, या फिर अचानक बड़ी हलचल से परेशान होकर उसने अपना इलाका ही छोड़ दिया था? उसने कहा चलो यार यहाँ से निकल लो, वो अपना इलाका बदल चुका था। इन लोगों के मन में ये भी आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने ही उसे मार दिया हो, किसी ने पॉइजन दे दिया हो, किसी ने गोली मार दी हो। इन सवालों का कोई सीधा जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन एक बात साफ दिख रही थी, उस इलाके में उस नरभक्षी की कोई भी हरकत नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, कोई कह ही नहीं सकता था कि यहाँ पे मैन ईटर है। काफी देर तक इन लोगों की इस बात पर चर्चा होती रही कि आखिर क्या हुआ होगा। और इसी सोच विचार के बीच कुछ ऐसी संभावनाएं सामने आई जिन पर सबकी नजरें टिक गई। एक आशंका ये भी थी कि जिस गाय को तेंदुए ने खाया था, हो सकता था कि किसी ने उसके बॉडी में जहर मिला दिया हो। दोस्तों, ऐसे हालत में जहर डालने जैसी बातें ये बिल्कुल मतलब ये अनसुनी नहीं होती हैं, खासकर तब जब किसी इलाके में नरभक्षी का डर लोगों की नींद हराम कर दे। तेंदुए ने वो गाय करीब 4 दिन पहले खाई थी और उसके बाद से उसका कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा था। इसलिए ये संभावना भी पूरी तरह से नकारी नहीं जा सकती थी कि जहरीला मांस खाने के बाद वो तेंदुआ कहीं जाकर ढेर हो चुका हो, मर चुका हो। मांस खाया हो, निकला हो, ऊपर कहीं निकल गया हो और फिर अपनी खोह में कहीं खत्म हो चुका हो, जहर असर कर जाए। दोस्तों, इन्हीं अनसुलझे सवालों, अधूरी संभावनाओं और गहरी होती खामोशी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि तेंदुआ सामने नहीं है और बाहर से डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। लेकिन उसका डर अब भी जिंदा है।
गांव की हवा में, लोगों की बातों में, और उन आँखों में जो हर शाम जंगल की तरफ उम्मीद और डर के साथ देखती हैं। तेंदुआ सच में मर गया था, या फिर ये जो शांति थी वो किसी तूफान से पहले की थी? तो ये जानने के लिए बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज के साथ दोस्तों। उत्तरांचल डायरीज वन्य जीवों और आदमखोर बाघ और तेंदुओं की सत्य घटनाएं आप लोगों के सामने लाता है। चैनल का उद्देश्य ये यार कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि लोगों को वन और वन्य जीवों के और पर्यावरण के जो प्रति है ना, उसको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर घटनाक्रम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा मान रखते हैं, इसलिए कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा। आज कुछ महिला और पुरुष मित्र पहली बार चैनल में आए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद बोलता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दिया। उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स कर दीजिए। कुछ नहीं, बस उंगली चलानी होती है, चला दीजिए। और हाँ, आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और भी कई जो अन्य वन्य जीव प्रेमी हैं उन तक ये चैनल पहुँच जाए, चैनल का प्रचार और प्रसार हो जाए। दोस्तों, अंत में एक प्रार्थना जो हमेशा करता हूँ, वो आज भी कर रहा हूँ, कि अगर संभव हो तो थैंक्स ऑप्शन में जाकर जो भी आपकी श्रद्धा हो वो चैनल को कुछ आर्थिक सहयोग देने की भी कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, पर थोड़ा किताबें और आएंगी अच्छी। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए, चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो ओके दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।